चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी मेनली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को लेके। तो जो भी लोग क्लास में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। सेकंड थिंग, जिन्होंने भी अभी तक हमारी ऑफिशियल ऐप मेडिकल एंड नर्सेस सब की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको फ्री चैलेंज क्विज़ है जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। दूसरी चीज़, जो भी लोग जहाँ के भी एग्ज़ाम्स देते हैं आपको वहाँ पे पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। पूरा स्टडी मटेरियल में आपके पूरे पेपर सीरीज़ वाइज हर एक चीज़ है जो अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और भी कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बेझिझक पूछ सकते हैं ऐप को लेके या फिर आपके एग्ज़ाम को लेके। और जो भी लोग यदि डायरेक्ट ऐप के थ्रू पेपर्स या सीरीज़ परचेस नहीं कर सकते तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी पेपर और सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं, जिसमें यदि NHM की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पेपर आपको यूपी, MP, राजस्थान, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश के पेपर्स हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, पूरे ऑफिशियल रहेंगे। और यदि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ के भी पेपर देते हैं एक बार पुराने पेपर ज़रूर चेक करके जाइए, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे आ सकता है। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेन, कि पेन मैनेजमेंट के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है प्रोवाइडिंग डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड, इनकरेजिंग द पेन टू अवॉइड मूवमेंट टू द मिनिमाइजिंग पेन, या फिर यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक। तो क्या है जो पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल नहीं है। फर्स्ट थिंग कि ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करें ताकि ऑप्शन में जो दिया गया है पेन मैनेजमेंट के लिए कि जो भी पेन आपको हो रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। कुछ विसरल पेन होते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, लेकिन पेन मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, पेन किलर्स दे सकते हैं, मतलब कि एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन जो भी ऑर्डर की जाती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक दे सकते हैं मरीज़ के लिए, और कुछ इस तरीके की टेक्निक अपना सकते हैं जिससे उसका मन क्या हो डिस्ट्रैक्ट हो, म्यूज़िक लगा सकते हैं, बुक दे सकते हैं रीड करने, तो इस तरीके से मूवीज़ प्ले कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करेंगे आप, लेकिन पेशेंट को इनकरेज नहीं करना है। इनकरेजिंग द पेशेंट टू अवॉइड मूवमेंट टू मिनिमाइजिंग द, इनकरेज द पेशेंट टू अवॉइड मूवमेंट टू मिनिमाइजिंग द पेन, ये यहाँ पे आपको क्या है नहीं करवाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, नॉट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्टेनिंग पेशेंट्स ब्लड प्रेशर द सिस्टोलिक रीडिंग रिप्रेजेंट। तो जब आप मरीज का BP चेक करते हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो सिस्टोलिक रीडिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, हायर नंबर इंडिकेटिंग द प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, द लोअर नंबर इंडिकेटिंग द प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस, या फिर द एवरेज ऑफ टू प्रेशर रीडिंग और द पल्स रेट। क्या चीज़ है यहाँ पर जो आप सिस्टोलिक रीडिंग प्रेजेंट करेगी। सिस्टोलिक का मतलब होता है हायर रीडिंग 120 mm ऑफ Hg, और ये क्या है जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रीडिंग है। तो आंसर क्या होगा, द हायर नंबर इंडिकेटिंग द प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो जब हार्ट रिलैक्स होगा तो वो लोअर रीडिंग जो कि 80 mm ऑफ Hg होगी, और पल्स प्रेशर होगा 120 - 80 = 40 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक BP माइनस डायस्टोलिक BP = पल्स प्रेशर पूछा जा सकता है आपको। और यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा हायर रीडिंग है तो वो क्या होगी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसमें हार्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो होगी 120 mm ऑफ Hg। कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि जो ब्लड है इजेक्ट होगा कहाँ से, आर्टरीज में। और जो डायस्टोलिक में क्या होगा, जो यहाँ पर ऐसा प्रेशर ब्लड एक्सर्ट्स विद इन आर्टरीज बिटवीन द हार्ट बीट्स, तो वो 80 जो कि लोअर रीडिंग कहलाएगी, जिसमें हार्ट क्या होगा रिलैक्स फॉर्म में जाएगा। तो ये कितनी होगी 80 mm ऑफ Hg। यदि 120 में से 180 घटा देंगे 120 - 80, तो ये आ जाएगी आपकी क्या पल्स प्रेशर, दैट मीन्स सिस्टोलिक BP माइनस डायस्टोलिक BP। नेक्स्ट वन इज विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज इसेंशियल इन प्रिवेंटिंग प्रेशर अल्सर इन बेड रिडन पेशेंट। बेड रिडन पेशेंट में प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने का सही तरीका क्या है।
ऑप्शन में है प्रोवाइडिंग अ फर्म मैट्रेस, फ्रिक्वेंट रीपोजिशनिंग, मसाजिंग द बोनी प्रोमिनेंसेस, कीपिंग द स्किन ड्राई एंड अनवॉश्ड। तो यहाँ पर बेड रिडन पर्सन के लिए जो ब्रेडन स्केल चेक की जाती है, डेक्यूबिटस अल्सर जिसको आप कहेंगे उसके लिए, तो बेड रिडन पर्सन में प्रेशर अल्सर होने का कारण मेनली होता है कि एक सेम पोजीशन में लेटे रहने, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, साइनोसिस होगा, आफ्टर दैट गैंग्रीन होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें बेड रिडन पर्सन को प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर से बचाने के लिए आप पर्सन की पोजीशन बार बार चेंज करेंगे। उसके लिए जो मैट्रेस है, फर्म की जगह थोड़ा सा हार्ड मैट्रेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्किन को मॉइस्ट रखना है और धुला हुआ क्लीन रखना है ताकि इन्फेक्शन भी ना हो पाए। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंट रीपोजिशनिंग है जो बेड रिडन पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट होगा प्रेशर अल्सर से बचाने के लिए। नेक्स्ट इज MC कॉलम पैचेज इज द डायग्नोस्टिक ऑफ। तो MC कॉलम किस में देखने को मिलेंगे? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट या ब्लंट ट्रॉमा में। मैक कॉलम पैचेस या फिर MC कॉलम पैचेस भी आप कह सकते हैं, डायग्नोस्टिक फीचर है और ये है किसका? रूमेटिक अर्थराइटिस का। किसका? रूमेटिक अर्थराइटिस का। MC कॉलम पैचेस हैं जो कि एंडोकार्डियम लेयर में, हार्ट की जो एंडोकार्डियम लेयर है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। डीप लेयर है, इनर लेयर जो एंडोकार्डियम है हार्ट की, वहाँ पर ये पैचेस देखने को मिलेंगे जो कि एक तरीके का प्लग का फॉर्मेशन करेगा जिसके कारण थिकनेस होगी। और ये होते हैं लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में, इस तरीके से, जिसके कारण मिट्रल स्टेनोसिस भी होगा। देखिए यहाँ पर MC कॉलम प्लग और पैचेस कहाँ पे पड़ेंगे? लेफ्ट एट्रियम में, एंडोकार्डियम लेयर के यहाँ पर, जो कि एक तरीके का प्लग फॉर्मेशन करेंगे और ये देखने को मिलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में। नेक्स्ट वन इज विच नर्सिंग थ्योरिस्ट इज नोन फॉर हर थ्योरी ऑफ द 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स। कौन सी नर्सिंग थ्योरिस्ट थी जिन्होंने 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स की थ्योरी दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वर्जीनिया हेंडरसन, जीन वॉटसन या फिर डोरोथिया ऑरम। तो डोरोथिया ऑरम ने तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तो फादर और मदर दोनों माना जाता है नर्सिंग फील्ड का, जिनका जन्म 12 मई को होता है और उसी दिन हम इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी वर्जीनिया हेंडरसन ने। किसने? वर्जीनिया हेंडरसन ने। इनकी जो 14 बेसिक नीड्स थी उनमें से फर्स्ट थी ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, थर्ड इज एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, फोर्थ मूव एंड मेंटेन डिजायरेबल पोस्चर, फिफ्थ थी स्लीप एंड रेस्ट, फिर आता है आपका सेलेक्ट सुटेबल क्लॉथ, ड्रेस एंड अनड्रेस, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नॉर्मल रेंज, फिर है कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटेगुमेंट, अवॉइड डेंजर्स इन द एनवायरमेंट एंड अवॉइड इंजरिंग अदर्स, कम्युनिकेट विथ अदर्स, वर्शिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ, मतलब जिस भी भगवान को आप मानते उसकी पूजा करें, वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, नेक्स्ट है प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन, और लास्ट वन इज द लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी दैट लीड्स टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ। तो यहाँ पर जो 14 बेसिक नीड्स प्रिंसिपल वाली थ्योरी है वो याद रखें, वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी। किसने? वर्जीनिया हेंडरसन ने। डोरोथिया ऑरम की बात करें तो इन्होंने दी थी सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी डोरोथिया ऑरम ने। जीन पियागेट ने दी थी आपकी साइकोसेक्सुअल वाली थ्योरी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बहुत सारी थ्योरीज है नर्सिंग में, लेकिन 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स की थ्योरी दी थी वर्जीनिया हेंडरसन ने। नेक्स्ट इज अर्ली साइन ऑफ कैंसर, अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। तो लंग्स कैंसर का अर्ली साइन क्या है? हिमोप्टाइसिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, चेस्ट इंड्रॉइंग या फिर परसिस्टेंट कफ। तो यहाँ पर हिमोप्टाइसिस मतलब ब्लड आना, वॉमिटिंग के साथ, जो ब्लड आना किसके साथ? वॉमिटिंग के साथ में, सॉरी वो हेमेटोमेसिस होगा।
होगा कि कफ के साथ में ब्लड का आना, जो कि म्यूकस आ रहा है आपके लंग्स से, उसके साथ में ब्लड का आना। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है किसका साइन? घोड़े जैसी आवाज़ लगना होता है लेरेंजियल कैंसर में। किसमें? लेरेंजियल कैंसर में। चेस्ट एंड्रॉइंग होता है निमोनिया में। किसमें? निमोनिया में। लंग्स कैंसर का अर्ली साइन है परसिस्टेंट कफ। कौन सी खांसी? लंबे समय तक चलने वाली खांसी। तो क्या? परसिस्टेंट कफ। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस पूछे तो लेरेंजियल कैंसर का क्लासिकल साइन है। कैंसर ऑफ लंग्स के लिए क्या है? परसिस्टेंट कफ। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज एडमिटेड इन कैजुअलिटी आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सोज ब्रशिंग बिहाइंड द मास्टॉइड, व्हाट इज द साइन? तो यहाँ पर कैजुअलिटी में एक पेशेंट आए हुए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, मास्टॉइड बोन के पीछे यहाँ पर ब्रशिंग दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? बैटल साइन, कैटल साइन, प्रेहेंस साइन, एपिडाइटल साइन। तो ये कौन सा साइन है? यहाँ पे देखिए पर्पल कलर का जो दिख रहा है नेक के पीछे मास्टॉइड एरिया है, और ये कहलाएगा आपका बैटल साइन। कौन सा साइन? बैटल साइन। यहाँ पर जो स्कल है, बॉटम ऑफ द स्कल है, उसके फ्रैक्चर को रिप्रेजेंट करेगा बैटल साइन। और यहाँ पर जो बैटल साइन है सीरियस कंडीशन है। क्यों? क्योंकि पता चलेगा कि आपको इंटरनल क्या हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है, और ये होता है स्कल में फ्रैक्चर के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? बैटल साइन। नेक्स्ट इज वेस्ट डिसइंफेक्टेंट फॉर एंडोस्कोप। जितने भी एंडोस्कोप्स होंगे या फिर जो ट्यूब टाइप के जो भी एंडोस्कोप्स यूज़ किए जाएंगे, तो उन सभी को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? हाइपोक्लोराइड, ग्लूटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर नन ऑफ द अबव। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है जो कि ओटी को फ्यूमिगेट करने के लिए यूज़ की जाती। हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड कोविड के मरीज हो गए, उनके लिनिन हो गए, HIV वाले हो गए, उनके लिए यूज़ किया जाता है। 2% ग्लूटाल्डिहाइड यूज़ किया जाता है एंडोस्कोप को डिसइंफेक्ट करने के लिए। किसके लिए? एंडोस्कोपी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन यूज्ड फॉर स्टोरिंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन इज। ब्लड को यदि आप ट्रांसफ्यूज करेंगे उसके पहले आपके पास एज एन प्रिजर्व ब्लड है जो स्टोर होके भी होना चाहिए। तो अब उस ब्लड को आप स्टोर करेंगे तो तुरंत क्लॉट बन जाएगा। उसको स्टोर करने के लिए जो आप ब्लड कलेक्ट करते हैं उसमें क्या ऐड करेंगे ताकि ब्लड लंबे टाइम तक स्टोर रहे? EDTA, हेपेरिन प्लस डेक्सट्रोज, CTPA या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाएगा वो होगा EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। क्या है? एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है जो यूज़ किया जाएगा ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के पहले स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट इज हेस टेस्ट इज द टेस्ट फॉर। तो हे टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एल्ब्यूमिन, एसीटोन, वाइल सॉल्ट या फिर वाइल पिगमेंट्स के लिए। तो हे टेस्ट किया जाता है वाइल सॉल्ट के लिए। किसके लिए? वाइल सॉल्ट के लिए। इसी टेस्ट को हे सल्फर फ्लोअर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है कि यूरिन में वाइल सॉल्ट है या नहीं। क्या है? यूरिन में वाइल सॉल्ट प्रेजेंट है या नहीं वो चेक करने के लिए हे टेस्ट है जो किया जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? वाइल सॉल्ट प्रेजेंट इन द यूरिन, ये चेक करने के लिए हे टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज इज कॉल्ड। तो यदि टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी है तो क्या कहलाएगा? एस्फेक्सिया, साइनोसिस, एनोसेक्सिया या फिर हाइपोक्सिया। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इट्स कॉल्ड द हाइपोक्सिया। क्या? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सेमिया मतलब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। एमिया वर्ड जुड़ गया मतलब ब्लड है, और यहाँ पर हाइपोक्सिया का मतलब है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। साइनोसिस का मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस इमेज इन द पिक्चर, सॉरी योर पिक्चर। तो यहाँ पर एक इमेज दी गई है, तो यहाँ पे आप इसको पहचानिए कि है क्या। ऑप्शन में है आपके एम्बूबैग, लैरेंजियल मास्क, कैंजी ट्यूब या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको पहचानना है कि इमेज है क्या। ये नॉर्सेट में तो आई थिंक 4 बार नॉर्सेट हुआ है, इसमें 2 बार आया हुआ है। ये कहलाता है लैरेंजियल मास्क। क्या है? लैरेंजियल मास्क। यहाँ पर जब इंट्यूबेशन किया जाता है तो एयरवे क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? लैरेंजियल मास्क है। नेक्स्ट वन इज दिस कैथेटर इज यूज्ड टू रिमूव
अनवांटेड बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम एन ऑर्गन कैविटी और एब्सेस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर इमेज में आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, तो ये क्या है, एनजी ट्यूब है, पिगटेल ड्रेनेज कैथेटर है, या फिर ईटी ट्यूब है, या फिर टी ट्यूब है। और इसका यूज़ जनरली कोई भी ऑर्गन में बॉडी फ्लूइड्स हो रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, तो ना तो ये एनजी ट्यूब है, ना ईटी ट्यूब है, ना ये टी ट्यूब है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है पिगटेल कैथेटर। क्या कहलाएगा, पिगटेल कैथेटर। और इसका यूज़ किया जाता है जिस भी कैविटी में, चाहे वो प्लूरल कैविटी हो या फिर कहीं पर भी एब्सेस पस का फॉर्मेशन हुआ हो, तो उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है क्या, पिगटेल कैथेटर। तो इसका नाम क्या है, पिगटेल कैथेटर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन इन द इमेज। यहाँ पर डिवाइस दिख रही है, इस तरीके से इंसर्ट की जाती है। तो ये है क्या, वैक्यूलर रिंग कनेक्टर, कार्डियक पेसमेकर, कार्डियक स्टंट, या फिर कोरोनरी स्टेंट। तो ये क्या कहलाएगा, जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है तब जब किसी आर्टरीज़ में, यहाँ पे मैं बता दूँ, जब भी किसी आर्टरीज़ में प्लग का फॉर्मेशन हो, एम्बोलाई हो, या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसको क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ यहाँ पर नीचे आप एक इमेज देख रहे हैं कि मान लीजिए आर्टरीज़ में क्या है, जो लिपिड का डिपोजिशन हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, तो वो उसके कारण आर्टरी क्या हो गई है, हार्ड हो गई है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, हार्ट अटैक और एमआई आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ पर इस प्लग को हटाने का काम किया जाएगा। तो ये करेगा क्या, कोरोनरी स्टेंट। क्या है, कोरोनरी स्टेंट। पहले इसको डिफ्लेट मोड में डाला जाएगा, देन आफ्टर इसको इन्फ्लेट किया जाएगा, तो जो भी बीच में जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो क्लियर होगा, और देन आफ्टर इसको जो भी बीच में भरा हुआ है उसको सबको बाहर निकाल के, जो भी लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो सभी क्या कर दिए जाएंगे, क्लियर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, कहलाएगा आपका कोरोनरी स्टेंट। क्या है, कोरोनरी स्टेंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अर्ली सिम्टम क्या हैं, डिस्फेजिया, टोसिस, फटीग इम्प्रूविंग इन द इवनिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर क्या है, अर्ली सिम्टम माइस्थेनिया ग्रेविस के, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जिसमें आपकी खुद की सेल्स हैं, अच्छी सेल्स हैं, वो आपकी खुद की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी। और इसका जो यहाँ पर क्लासिकल साइन होगा वो होगा प्टोसिस। क्या है, प्टोसिस और ड्रूपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड्स। आईलिड्स आपकी नीचे की तरफ बिल्कुल झुकी हुई होंगी, और इसमें मसल्स में वॉलेंट्री कंट्रोल है जो देखने को मिलेगा। फर्स्ट नोटिसेबल सिम्टम होता है आई मसल्स की जो वीकनेस है, इसीलिए प्टोसिस की कंडीशन होगी। फिर चिविंग में, टॉकिंग में, स्वॉलोइंग में, सभी चीज़ों में आपको दिक्कत होगी। तो सीधी सी बात, वो मसल्स का जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएगा, इसीलिए कंडीशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज एंटर्ड विथ थ्रोम्बोटिक cerebrovascular accident. Which of the following is the first priority nursing assessment in the first 24 hour after the administration? तो यहाँ पर थ्रोम्बोटिक सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट वाला मरीज आया हुआ है, पहले 24 घंटों में आप उसमें क्या असेस करेंगे, क्या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, बाउल साउंड चेक करेंगे, ईईजी चेक करेंगे, पीपल साइज एंड पीपलरी रिस्पॉन्स चेक करेंगे, या फिर इलेक्ट्रोमायोग्राम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, यदि मरीज को थ्रोम्बोटिक सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है तो आप इस तरीके के मरीज में, सीबीए वाले मरीज में आपकी जो प्रायोरिटी होगी पहले 24 घंटे, तो आपकी यदि ऑक्सीजन वाला केस, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एयरवे पेटेंसी होता तो वो कह सकते, लेकिन सीबीए के मरीज में फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसकी नर्व फंक्शनिंग प्रॉपर से हो रही है नहीं, और वो चेक करने के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका होगा पीपल साइज एंड पीपलरी रिस्पॉन्स। क्या है कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं, सीबीए वाले मरीज में आप क्या चेक करेंगे कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम देखने को तो नहीं मिली है, और वो पता चलेगा आपको पीपलरी रिस्पॉन्स और पीपल साइज से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पीपल साइज एंड पीपलरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज अ 23-year-old client is admitted with tonic-clonic seizures.
द नर्स नोज दैट द मोस्ट कॉज ऑफ टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स फॉर दिस एज ग्रुप। तो यहाँ पर 23 साल का पर्सन एडमिट है, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं उसको, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स का इस एज में खासकर? स्ट्रोक, हेड इंजरी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और कंजेनाइटल डिफेक्ट इन ब्रेन। तो क्या होगा 23 साल के पर्सन में टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स का सीक्रेट कॉज तो होगी हेड इंजरी। इस एज में मोस्ट कॉमन कॉज यंग एडल्ट में सबसे कॉमन देखने को मिलते हैं टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, और वो होते हैं क्यों? हेड इंजरी के कारण। मिडिल एज की बात करें तो स्ट्रोक के कारण टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आएंगे, ट्यूमर्स के कारण आएंगे, और जब एज 65 साल या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये डिजनरेटिव डिसऑर्डर के कारण सीजर्स आने के चांसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि 23 साल के पर्सन में पूछें, क्वेश्चन ध्यान से देखें आप, 23 साल की उम्र में टॉनिक क्लॉनिक सीजर आने का जो कारण होगा होगी हेड इंजरी। क्या होगी? हेड इंजरी। मिडिल एज की बात करें तो स्ट्रोक। क्या होगी? मिडिल एज की बात करें तो स्ट्रोक जब, और ट्यूमर। लेकिन यदि जब उम्र 65 साल से ज़्यादा हो जाए तो जो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि अल्जाइमर्स हो गया, इसके कारण सीजर्स आ सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हेड इंजरी। नेक्स्ट इज फीवर, हेडेक, नचल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स ऑफ। फीवर है, नचल रिजिडिटी है, किसके क्लासिकल साइन? हेडेक हो रहा है, ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस, पार्किंसंस डिसीज या फिर डिप्रेशन के। तो बुखार आना, सिर दर्द होना और जो नचल रिजिडिटी है, तीनों साइन है किसके? मेनिंजाइटिस के। किसके? मेनिंजाइटिस के। जो ब्रेन की कवरिंग, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कवरिंग लेयर होती है वो कहलाती है मेनिंजाइटिस, और जब मेनिंग्स कहलाएगी जब इसी मेनिंग्स में, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लेयर है कवरिंग लेयर मेनिंग्स, जब इसी लेयर में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो ये कहलाएगी मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर इस मेनिंजाइटिस के इन्फेक्शन का कारण कभी कभी वायरल हो सकता है, कभी कभी बैक्टीरियल हो सकता है। सिम्टम्स में आपको आएगा हाई ग्रेड फीवर रहेगा, हेडेक होगा, आपको कभी कभी फोटोफोबिया भी हो सकता है। लेकिन क्लासिकल साइन की बात करें तो कर्निंग्स, ब्रुजिन्स्की और नचल रिजिडिटी, ये तीनों क्या है? क्लासिकल साइन है। कर्निंग साइन में क्या होगा? When the patient is lying with the thigh flexed on the abdomen, the leg cannot be completely extend। तो यहाँ पर जब पर्सन को सीधा लिटाया जाएगा, थाई है जो प्रॉपर तरीके से फ्लैक्स्ड नहीं होगी, करेंगे तो पेन होगा, तो ये कर्निंग्स। और ब्रुजिन्स्की साइन में जब पेशेंट को क्या करेंगे? बैक इज फ्लैक्स्ड आफ्टर रोलिंग आउट सर्वाइकल ट्रॉमा और इंजरी के बाद, यदि जब आप नेक के यहाँ से उठाएंगे पर्सन को तो उसको दोनों लेग्स में साथ ही नेक के यहाँ पे पेन होगा, तो वो कहलाएगा ब्रुजिन्स्की साइन। 3 क्लासिकल साइन होते हैं, ब्रुजिन्स्की, कर्निंग्स एंड नचल रिजिडिटी। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड आईसीपी इंक्लूड। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा यदि आईसीपी बढ़ा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो? एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ सलाइन, एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, एडमिनिस्टर द मैनिटॉल और रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रीथ इन द वेंटिलेटर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब भी बढ़ता है तो इसको कम करने के लिए हमेशा क्या दिए जाते हैं? मैनिटॉल दिया जाता है। क्या दिया जाएगा? मैनिटॉल दिया जाएगा। मैनिटॉल और हाइपर ऑस्मोलार थेरेपी दी जाएगी, जिसके कारण आईसीपी क्या हो? कम हो। सीएसएफ ड्रेन होगा तो आईसीपी यहाँ कम होगा। जब यहाँ पर सीएसएफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ हो, ज़्यादा इकट्ठा हो गया हो, तब भीपी सेंटिंग से सीएसएफ को बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो मैनिटॉल है, क्या है मैनिटॉल? ये सीएसएफ को बाहर निकालने का काम करेगी, क्योंकि ये क्या है? हाइपर ऑस्मोलार थेरेपी के तौर पे काम करेगी। क्या? मैनिटॉल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एडमिनिस्टर द मैनिटॉल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व कॉज द बेल्स पाल्सी। तो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो बेल्स पाल्सी कॉज करेगी? फेसियल, ट्राइजेमिनल, वेगस या फिर वेस्टिबुलोकोक्लियर। जो बेल्स पाल्सी कॉज करेगी वो कहलाती है फेसियल और क्रेनियल नर्व नंबर 7, जिसके कारण ये देखिए पर्सन का जो एक साइड का हिस्सा है, कभी कभी एक साइड का हिस्सा, इसमें क्या होगा? पेन होगा, पूरे फेस में पेन होने के साथ साथ फेसियल पाल्सी भी, जिसको आप कह सकते हैं बेल्स पाल्सी, फेसियल पाल्सी,
और ये होती है 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व में डिस्टर्बेंस के कारण। किसमें? 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व में डिस्टर्बेंस के कारण। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग दे सकते हैं? क्लोरोक्वीन, क्विनिन, क्लोराम्फेनिकोल या फिर प्राइमाक्विन। तो जो एंटी मलेरियल ड्रग सेफ है प्रेगनेंसी में वो कौन सी है? तो वो होगी यहाँ पर क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन, दोनों हर एक 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में सेफ मानी जाएगी। नेक्स्ट इज चिकनगुनिया स्पीसीज बिलोंग्स टू विच फैमिली। चिकनगुनिया कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लेविब्रेडा, वाइनीब्रेडा, टोगाब्रेडा या फिर नन ऑफ द अबव। तो डेंगू वाले बिलोंग करते हैं फ्लेविब्रेडा से, चिकनगुनिया बिलोंग करता है किससे? टोगाब्रेडा फैमिली से। किससे? टोगाब्रेडा फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब जो अभी आपको क्वेश्चंस हैं वो आपके मोस्ट ऑफ दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लिए गए हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अपर जीआई, लोअर जीआई, और इनके क्या फंक्शन है, इस तरीके से क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो आपका ये है, द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो अपर जीआई ट्रैक्ट के पार्ट कौन से हैं, ऑर्गन कौन से हैं? ऑप्शन में है आपको स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज या फिर अपेंडिक्स, कोलन और रेक्टम। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब ऊपरी हिस्से के, जैसे आपने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम पढ़ा और अपर पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर अपर जीआई ट्रैक्ट के हिस्सा कौन से हैं? ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। क्या है? ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम, ये क्या है? आपके अपर जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन हैं। माउथ फर्स्ट आता है, माउथ, जिसमें आपके टीथ, टंग, बकल, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सभी रहेंगे। फिर आपका आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको जितना सांस लेने में हेल्प करता है उतना ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी, ये ट्रैकिया और लंग्स में फूड को जाने से प्रिवेंट करेगा। फिर ईसोफेगस, तो ईसोफेगस पूरे खाने को ले जाने का काम करती है। माउथ से स्टमक तक जो ले जाने का काम करेगा वो कौन करेगा? ईसोफेगस। वो स्टमक में जाके आपका फूड स्टोर होगा। फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन तो बाद में होगा। तो स्टमक कैसा है? जे शेप्ड बैग लाइक ऑर्गन है जिसमें फूड टेम्पररी स्टोर होगा। क्या होगा? स्टोर होगा। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे, डाइजेस्टिव फ्लूइड रिलीज होंगे जो क्या करेंगे? पचाने में हेल्प करेंगे, और आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, अपर जीआई ट्रैक्ट में आपका माउथ आ जाएगा, इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड है जो कि, फिर आपका ईसोफेगस आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा। फिर आपका जो लोअर जीआई ट्रैक्ट है, लोअर जीआई ट्रैक्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियाज, ये सब आपके इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक जूसेज इन द स्टमक प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ। तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं तो प्राइमरली उनमें क्या होगा? पेप्सिन और बाइल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, एमाइलेज एंड पेप्सिन, सॉरी लाइपेज या फिर बाइल एंड लाइपेज। तो गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे ज़्यादा होता है HCl, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन, क्या है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लाइपेज। तो ये सभी चीज़ें किस में होंगी? गैस्ट्रिक जूस में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? HCl एंड पेप्सिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टमक। तो स्टमक का पार्ट कौन सा नहीं है? कार्डिया, फंडस, ड्यूडेनम या फिर एंट्रम। कौन सा है जो स्टमक का पार्ट नहीं है? कार्डिया है, फंडस है, एंट्रम है, लेकिन ड्यूडेनम नहीं है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो पार्ट होते हैं क्या है? फंडस, कार्डियक, पाइलोरस। ड्यूडेनम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो जस्ट ऑफ द स्टमक के यहाँ से कनेक्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पर जो पार्ट नहीं है स्टमक का वो क्या है? ड्यूडेनम। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक बाय स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेंगी स्टमक सेल्स, तो वो कौन सी स्टमक सेल HCl का प्रोडक्शन करेंगी? पैराइटल, चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स या फिर बीटा सेल्स।
तो HCl का प्रोडक्शन तो स्टमक करेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेल्स रहेंगी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो होंगी पैराइटल सेल्स। कौन सी? पैराइटल सेल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी। गॉबलेट सेल्स स्टमक में रहेंगी, स्टमक लाइनिंग में रहेंगी, लेकिन म्यूकस रिलीज करेंगी। क्या? म्यूकस। पैराइटल सेल्स गैस्ट्रिक एसिड जैसे कि HCl हो गया उसको रिलीज करेंगी। चीफ सेल्स पेप्सिनोजिन को रिलीज करेंगी। किसको? पेप्सिनोजिन को, और ये रहेंगी स्टमक में ही। जी सेल्स होंगी वो गैस्ट्रिन को रिलीज करेंगी। नेक्स्ट वन, द वॉल्व दैट सेपरेट द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट द बैकफ्लो इज कॉल्ड। तो एक वॉल्व होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से प्रिवेंट करेगा, बैकफ्लो को प्रिवेंट करेगा। तो वो क्या है? स्फिंक्टर ऑफ बॉडी, पाइलोरिक स्फिंक्टर, इलियोसिकल वॉल्व या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। कौन से स्फिंक्टर होंगे या फिर कौन से वॉल्व होंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी खाना पीना है आइटम है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से बैकफ्लो रोकने का काम करेंगे? वो होंगे इलियोसिकल वॉल्व। ये देखिए यहाँ पर इलियोसिकल वॉल्व, ये जस्ट यहाँ पे रहेंगे जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन क्या रहेगी? अटैच्ड, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंडिंग पार्ट है इलियम, क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम के यहाँ पर सबसे लास्ट में जो वॉल्व रहेगा वो कहलाता है इलियोसिकल वॉल्व। सीकम और इलियम के यहाँ पर जो वॉल्व है इसीलिए इसका नाम रखा है इलियोसिकल वॉल्व। और इसी वॉल्व के यहाँ से प्रिवेंट होने का काम होगा कि ये वॉल्व क्या करेगा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की चीज़ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से रोकेगा। Next is the first part of the small intestine where most of the digestion and nutrients absorption occur is called the। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, डाइजेशन भी करेगा। वो क्या कहलाएगा? जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम या फिर सीकम। यहाँ पर ये पार्ट कहलाएगा आपका ड्यूडेनम। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ड्यूडेनम, तो कहा है फर्स्ट पार्ट सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा। वो क्या है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट? तो ड्यूडेनम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर स्टोर्स वाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड रिलीज इट ऑन इनटू द ड्यूडेनम टू एड इन फैट डाइजेशन। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है जो बाइल को स्टोर करेगा? जो बाइल लिवर बनाएगा, प्रोडक्शन करने का काम लिवर करेगा, स्टोरेज का काम यहाँ पर क्या करेगा उस बाइल को? पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन या फिर अपेंडिक्स। तो यहाँ पर बाइल बनाने का काम तो लिवर ने कर दिया प्रोडक्शन होने का, लेकिन अभी बन के बाइलरी डक्ट के थ्रू स्टोर जाके कहाँ पे होएगा? तो ये होएगा गॉल ब्लैडर में। ये देखिए यहाँ पर यदि इसी डक्ट में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तब यही बाइल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और ये जॉइंडिस को कॉज करेगा। तो गॉल ब्लैडर इज अ हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन बीनीथ द लिवर, लिवर के जस्ट नीचे रहता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जो बाइल लिवर ने बनाया है उसको स्टोर करके रखना और जब ज़रूरत पड़े तो उसको बाहर निकालते जाना। क्या है? गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट इज द एंजाइम अमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ। तो अमाइलेज किसके ब्रेकडाउन में हेल्पफुल है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो अमाइलेज किसके ब्रेकडाउन में हेल्पफुल है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे चार्ट देखिए आप, जो प्रोटीन के लिए क्या है? प्रोटीएस, जो कि अमीनो एसिड में तोड़ेगा। लिपिड के लिए लाइपेस, और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या है? कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम, जो कि ग्लूकोज बनाएगा कार्बोहाइड्रेट के बाद। सिंपल शुगर क्या है? ग्लूकोज। ब्रेकडाउन के लिए क्या हेल्पफुल है? कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन के लिए तो है अमाइलेज। पेरिस्टालसिस इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स that aids in the movement of food along the digestive tract. Which part of the digestive system is primarily responsible for the peristalsis? तो पेरिस्टालसिस के लिए कौन सा पार्ट है रिस्पॉन्सिबल होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का? पेरिस्टालसिस जो कि एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है जो कि फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करने का काम करेंगे। तो वो क्या है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस या फिर लार्ज इंटेस्टाइन।
तो पेरिस्टालसिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है जो कि फूड को मूव करने का काम करेंगे, वो कहलाएगा आपका ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस और फूड पाइप भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड। तो यहाँ पर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि यहाँ पर क्या स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सरफेस एरिया में रहेंगे, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। विलाई, रेग, पेयर्स पैचेस या फिर गैस्ट्रिक पिट्स। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बिलाई। क्या है? बिलाई, जो कि एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा आइटम्स क्या होंगे? एब्जॉर्ब होने का काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या रहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई, जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? विलाई। नेक्स्ट इज द ट्यूब दैट कनेक्ट द थ्रोट टू द स्टमक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड टू द स्टमक इज कॉल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखें कि एक जो ट्यूब है कनेक्ट है थ्रोट से स्टमक तक, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल है। ईसोफेगस, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं और उससे पहले माउथ से फूड जाएगा कहाँ पर? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से स्टमक में, तो एरिया क्या कहलाएगा? ईसोफेगस। कौन सा? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद यहाँ पर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होंगे, क्या करेंगे? फूड को स्टमक में भेजने का काम करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। तो फूड का बड़े हिस्से से छोटे हिस्से में होके एब्जॉर्ब होना क्या कहलाएगा? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन या फिर एसिमिलेशन। ये कहलाएगा आपका डाइजेशन। फूड आप माउथ के थ्रू खाएंगे। क्या है? माउथ के थ्रू फूड को च्यू करेंगे, खाएंगे, फिर इसमें सलाइवा मिक्स होगी, वो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करेंगी। फिर फेरिंग्स का जो एक पार्ट है, क्या है? फेरिंग्स है। ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स के थ्रू फूड कहाँ पे जाएगा? ईसोफेगस में। कहाँ पर? ईसोफेगस में। अब इस ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में। स्टमक से यहाँ पर लिवर कुछ कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ मेटाबोलाइजेशन की प्रोसेस होगी, बाइल मिक्स किया जाएगा इसमें। फिर पेंक्रियाज भी अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा। गॉल ब्लैडर बाइल को जो स्टोर करके रखा है वो भी थोड़ा बहुत जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे और जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज द अपेंडिक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अपेंडिक्स किस पार्ट का? डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट का एक एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटेंशन है। स्टमक का, कोलोन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ईसोफेगस का। तो अपेंडिसाइटिस और अपेंडिक्स आपने पढ़ा है, इसका इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जिसका कुछ फंक्शन नहीं है लेकिन ये रहेगा, लेकिन जब इसमें कुछ इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है तो ये कहलाता है अपेंडिसाइटिस। तो मैकबर्नी पॉइंट इसका क्लासिकल साइन है। ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये सब किसके पार्ट हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के और कोलोन के। अमृत स्कीम। बिफोर दैट जिन भी लोगों ने अभी तक ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, जहां से आपको पूरे प्रीवियस पेपर्स एंड अलग अलग जो भी सीरीज़ हैं आपके एग्जाम्स पर्पज़ से वो वहाँ पे ऐड की गई हैं। चैलेंजिंग MCQs भी ऐड किए गए हैं। कोई भी आपके डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमृत स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अमृत? दो टाइप की स्कीम है, एक है अमृत और दूसरा है अमृत। दो क्या है? अमृत और अमृत। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आपकी क्लियर की जाएंगी। तो यहाँ पर अमृत स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है अफोर्डेबल मेडिसिन इन रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन इज अफोर्डेबल मेडिसिन इन रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट है यहाँ पर अफेक्टेड मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट, और लास्ट वन इज द नन ऑफ दी अबव, दैट मीन्स इनमें से कोई भी नहीं। तो जो अमृत स्कीम है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2015 में। और एक क्वेश्चन हरियाणा CHO में पूछा गया था अमृत स्कीम से, तो बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए थे। तो यहाँ पर अमृत स्कीम को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में, नवंबर 2015 में। और एक इसके लिए लॉन्च की गई थी जो इम्प्लांटेशन होते हैं कैंसर पेशेंट को या फिर हार्ट पेशेंट के लिए, बहुत जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत लूटपाट मचाते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की थी। अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट, क्या होगा? अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर लॉन्च डेट है 2015। लॉन्च किसने की थी? यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी 2015 में, JP नड्डा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म था इसका अफोर्डेबल मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट। तो जो भी लाइफ सेविंग कैंसर की ड्रग्स हैं, कार्डियक ड्रग्स हैं, क्योंकि ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, कॉस्टली होती हैं, तो इनके लिए, और जो मेडिकल डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया था? स्कीम लाई थी। तो यहाँ पर एक चीज़ और कही गई थी कि एटलीस्ट 30 करोड़ मेडिकल कॉस्ट तक है, जो 5 लाख है, जो 5 लाख पेशेंट पर है, जो 30 करोड़ रुपए तक खर्च होता है, वो बच सकता है। तो जो सबसे पहला अमृत फार्मेसी है, याद रखनी है आपको कि 2015 में तो स्कीम लॉन्च हुई, अफोर्डेबल मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट, लेकिन यहाँ पर ये जो लॉन्च की गई कैंसर, लाइफ सेविंग कैंसर के लिए, कार्डियक ड्रग्स के लिए, तो यहाँ पर ये सबसे पहले किस हॉस्पिटल में लॉन्च की गई? तो ये सबसे पहले अमृत फार्मेसी, जहाँ से आपको ये मेडिसिन इम्प्लांटेशन के लिए प्रोसेसेस या फिर अदर आइटम्स हैं जो अवेलेबल होंगे, तो फर्स्ट फार्मेसी कहाँ ओपन हुई थी? एम्स दिल्ली में। देन आफ्टर यहाँ पर और अलग अलग जगह हैं, जो टोटल 4 जगह दिल्ली में खोली गई थी, लेकिन फर्स्ट एम्स न्यू दिल्ली में। फिर आफ्टर दैट चंडीगढ़, रायपुर, ऋषिकेश, पौंडुचेरी, भोपाल, अलग अलग जगह इनको ओपन किया गया, लेकिन फर्स्ट वन आपको याद रखना है कि अमृत फार्मेसी कहाँ खुली थी? एम्स न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई थी 2015 में। JP नड्डा ने इसको लॉन्च किया था। और यहाँ पर जो भी कैंसर मेडिसिन है, कार्डियक मेडिसिन है, वो यहाँ पर चीप रेट में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट वन इज केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन। तो केस फाइंडिंग है जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत है, जो किस बेस पर है जो केस को फाइंड किया जाएगा? स्पुटम कल्चर, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, एक्सरे ऑफ द चेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट या फिर PCR। किसके बेस पर केस फाइंडिंग है जो RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, तो किस बेस पर करेंगे? स्पुटम माइक्रोस्कोपी। किस पर? स्पुटम माइक्रोस्कोपी। तो जो RNTCP है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसका नाम बदला गया था 1 जनवरी 2020 को, याद रखना है। नाउअडेज इसका नाम क्या है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। एग्जाम में आता है यदि, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम का नया नाम है। 1 जनवरी 2020 को ये बदला गया था। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज अकर्स विद इन हाउ मेनी आवर ऑफ डिलीवरी। जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है, डिलीवरी के कितने घंटे के अंदर देखने को मिलेगा? 6 आवर, 24 आवर, 8 आवर्स या फिर 12 आवर्स। जो प्राइमरी PPH, सेकेंडरी PPH, इनके कॉज भी मैंने आपको कई बार बताए हैं कि प्राइमरी PPH का मेन रीज़न होता है क्या? यूट्राइन अटोनिसिटी। और जो सेकेंडरी PPH का मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो होता है रिटेंड प्लेसेंटा। तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज विद इन डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर है जो देखने को मिलेगा। और PPH का मतलब होगा ब्लीडिंग मोर देन 500 ml फ्रॉम द वेजाइनल आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड द PPH। वेजाइना के थ्रू 500 ml या फिर उससे ज़्यादा है जो क्या हो? प्राइमरी PPH। और यदि सेकेंडरी PPH की बात की जाए तो सेकेंडरी PPH में ब्लीडिंग फ्रॉम 24 आवर आफ्टर डिलीवरी, यदि 24 घंटे के बाद डिलीवरी के है जो ब्लीडिंग होती है, जो कि 6 वीक तक जो परपीरियम पीरियड है
उस तक चलेगी तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन रीजन है, कॉज है, एग्जाम में आता है, तो वो एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। यूट्राइन मसल्स उनकी टोन है जो वीक होगी, जिसके कारण यूट्रस है जो वापस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। और इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब है कि बेबी एक्सपल्सन के बाद विदिन 15 to 13 मिनट तक यदि प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है, या फिर कुछ बिट्स हैं जो कुछ पार्ट हैं प्लेसेंटा के अंदर रह जाते हैं यूट्रस में, तो वो क्या कॉज करेगा, सेकेंडरी पीपीएच। नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन रिसोर्स इज अवेलेबल इन सब सेंटर इज। तो सब सेंटर में मैन पावर पूछा है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि सब सेंटर का स्टाफिंग पैटर्न पूछा है। कौन रहेगा, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स, फिजिशियन, आंगनवाड़ी वर्कर्स, या फिर मेडिकल ऑफिसर्स। तो जो सब सेंटर होते हैं यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर फिजिशियन, आंगनवाड़ी वर्कर और मेडिकल ऑफिसर्स तो नहीं होंगे, जो होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपर्पस वर्कर। यहाँ पर टोटल जो स्टाफ होता है कितना होता है, 3। एक तो हेल्थ वर्कर मेल होगा, दूसरा फीमेल होगी, और होगा एक वॉलंटरी वर्कर। तो यहाँ पर टोटल 3 होंगे सब सेंटर में। यदि पॉपुलेशन की बात की जाए तो जो हिली और ट्रैवल एरिया हैं, एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा, बैकवर्ड पहाड़ी इलाके हैं तो 3000 के लिए, और 6000 पॉपुलेशन है, दैट मीन्स जो प्लेन एरिया होगा तो 6000 पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पीएचसी का। यदि पीएचसी का स्टाफिंग पैटर्न पूछते हैं तो टोटल यहाँ पर 15 मैन पावर प्रेजेंट रहेगा। पीएचसी में क्या रहेगा, टोटल 15 मैन पावर प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स स्टाफ रहेगा। एक मेडिकल ऑफिसर होगा, एक फार्मासिस्ट होगा, एक नर्स मिडवाइफ होगी, एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर होगी, एक ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर होगा, हेल्थ असिस्टेंट मेल होगा, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल होगी, अपर डिविजनल क्लर्क और एलडीसी, यूडीसी, एलडीसी होंगे एक, लैब टेक्नीशियन एक होगा, ड्राइवर एक होगा, 4th क्लास कितने होंगे, 4। यहाँ पर टोटल मिलाकर जो पीएससी का क्या है स्टाफिंग पैटर्न कितना है, 15। पीएससी की बात करते हैं हम तो जो भी प्लेन एरिया होंगे वहाँ स्टाफिंग पैटर्न कितना होगा, टोटल 15 और 15। यदि बात की जाती है पीएससी में पॉपुलेशन नॉर्म्स की प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो जो प्लेन एरिया होंगे जहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी कितनी होगी, 30,000 पॉपुलेशन पर एक पीएससी होगा। और यदि बात करते हैं हम हिली ट्रैवल एरिया की तो कितने पर, 20,000 पॉपुलेशन पर एक पीएससी होगा, जहाँ पर कितने सब सेंटर होंगे, 6। दैट मीन्स 6 सब सेंटर के किसके एक पीएससी के अंडर आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सीएचसी। तो सीएचसी का स्टाफिंग पैटर्न टोटल 25 होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का। ये कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर प्लेन एरिया में 1,20,000 पॉपुलेशन होगी, हिली ट्रैवल एरिया होंगे तो 80,000 पॉपुलेशन के बीच में एक सीएचसी है जो ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि स्टाफिंग पैटर्न आता है तो टोटल 25 रहते हैं। याद रखना है सब सेंटर में 3, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पर 15, और सीएचसी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना होगा, टोटल 25। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस्ड बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम CSSM है जो किस प्रोग्राम ने इसको कवर किया था, CSSM प्रोग्राम को। तो जो CSSM प्रोग्राम है इसको किसने कवर किया था, MCH, NRHM, ICDS या फिर RCS। तो ये सभी है जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है। और जो चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम है इसके लिए किस प्रोग्राम ने कवर किया था, RCH ने, जो कि 1997 में आया था। जो CSSM में कब आया था, 1992 में। नेक्स्ट वन इज डिनोमिनेटर वाइल कैलकुलेटिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज। कौन सा डिनोमिनेटर यूज़ किया जाएगा जब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो तब। ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, या फिर मिड ईयर पॉपुलेशन। जब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट करते हैं तो जो डिनोमिनेटर यदि पूछा है तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। नॉमिनेटर पूछते तो कितना होता, 10,000 जो डिलीवरीज होती हैं। तो यहाँ पर जनरली
जो हम IMR या फिर NMR कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर यदि मैटरनल मॉर्टेलिटी में नॉमिनेटर पूछते हैं तो कितना होगा, 1 लाख। कितना होगा, 1 लाख। यहाँ पर ये रहा फॉर्मूला। न्यूमरेटर में कितने होगा, मैटरनल डेथ 1 लाख यहाँ पर काउंट की जाएगी। नेक्स्ट वन इज द 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पर पूछा है कि जो 3 टायर सिस्टम है वो कौन सा होगा, पंचायत समिति, न्याय पंचायत, जिला परिषद या फिर ग्राम सभा। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि ब्लॉक लेवल पर होगी, यहाँ पर बताना है 3 टायर सिस्टम हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर कौन सा होगा। तो ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, पंचायत समिति। क्या होगी, पंचायत समिति। जो पंचायती राज का 3 टायर स्ट्रक्चर है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके, तो पंचायत कहाँ पर होगी, गांव के लेवल पर, एट द विलेज लेवल पर। पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पर। फिर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होगा, जिला परिषद। हिंदी में डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कहते हैं, जिला, तो इससे आपको याद रहेगा। और पंचायत कहाँ बैठती है, विलेज लेवल पर, गाँव में। पंचायत समिति कहाँ पर होगी, ब्लॉक लेवल पर। तो इससे आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। और यदि ये आता है कि पंचायत राज का 3 टायर स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद क्या है, वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर IMNCI टारगेट ग्रुपेज। तो IMNCI का टारगेट ग्रुप क्या है, अप टू 5 ईयर, अप टू 10 ईयर, अप टू 12 ईयर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस का जो टारगेट ग्रुप है वो कितना है, अप टू 5 ईयर्स तक। इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, एक होती है 0 to 2 मंथ तक, कितना, जन्म लेने से लेके 2 महीने तक। दूसरी कैटेगरी होती है 2 महीने से लेके 5 साल तक की, तो जिसमें हमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों टाइप के एलिमेंट्स हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पर IMNCI का आपको एक जो ट्रीटमेंट चार्ट है वो ज़रूर पढ़ लेना है पूरा ध्यान से। यहाँ पर वो ऐड नहीं किया गया है, लेकिन आप उस चार्ट को ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा चार्ट भी आपको समझा दिया जाएगा IMNCI ट्रीटमेंट का, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन इंडिया डेथ हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मैनी डेज। तो नर्सिंग के हर एक एग्जाम में रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969 में आया था, 1969 में। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जन्म और मृत्यु दोनों चीज़ों के लिए सेम डे है, डेथ और बर्थ के लिए। तो विद इन कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करवा लेना चाहिए, 3 डेज, 7 डेज, 21 डेज या फिर 14 डेज। तो इंडिया में जन्म और मृत्यु, डेथ और बर्थ, जो डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में आया था, उसके अकॉर्डिंग विद इन 21 डेज के हमें रजिस्टर करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्लोरीनेटेड लाइम इज नोन एज। तो क्लोरीनेटेड लाइम को हम और क्या कहेंगे, डिटॉल, टिंचर, बीटाडीन या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीनेटेड लाइम के लिए और क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज्ड फॉर। ये क्वेश्चन हरियाणा CHO में आया था। रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर ग्रोथ कार्ड है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेजरिंग द साइज ऑफ द रोड, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रन, ग्रोथ मॉनिटरिंग इन एडल्ट्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हेल्थ कार्ड है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग को बच्चों के लिए। जो आपने इम्यूनाइजेशन कार्ड देखा होगा उसमें इस तरीके से कर्व बना होता है बच्चे की एज, हाइट और वेट, तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वेट एंड हाइट है जो कैलकुलेट की जाती है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, एंड बताया जाता है कि बच्चा प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है या नहीं। तो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर ग्रोथ कार्ड है जो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से आता है तो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की हाइट और वेट क्या है, हाइट और वेट है जो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्लूड और कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट वन इज हेवर्सियन कैनाल्स आर फाउंड इन। तो हेवर्सियन कैनाल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, बोन में, ब्रेन में, लंग्स में या फिर किडनी में। तो 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको आते हैं एग्जाम में। जो हेवर्सियन कैनाल्स हैं कहाँ पर पाई जाती हैं, तो हेवर्सियन कैनाल्स प्रेजेंट रहती हैं कहाँ पर, बोन्स में। इस तरीके से रहेंगी। यदि आपको एग्जाम में आता है तो हेवर्सियन कैनाल्स कहाँ पर होंगी, बोन्स में।
नेक्स्ट वन इज कान टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कीजिए। कान टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? सिफिलिस को, टिटनस को, ट्रोकोमा को या फिर रेबीज के लिए? जो कान टेस्ट है किया जाता है किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। इस टेस्ट को, कान टेस्ट को वॉसरमैन टेस्ट, वॉसरमैन रिएक्शन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट फॉर सिफिलिस भी कहा जाता है। जो अगस्त पॉल थे वॉन वॉसरमैन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो ये क्या है? फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। क्या है? फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज पॉट्स डिसीज इज अ। तो पॉट्स डिसीज क्या है? टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस, टीबी ऑफ स्पाइन, टीबी ऑफ बोन या फिर टीबी ऑफ लंग्स। तो पॉट्स डिसीज क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है। कहाँ पर? बोन्स में। पॉट्स डिसीज दैट इज ऑल्सो नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक रेयर इन्फेक्शन है। क्या है? रेयर इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि स्पाइन को है, जो एक्स्ट्रा स्पाइनल इन्फेक्शन है जो क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस और अर्थराइटिस दोनों चीज़ें हैं जो होंगी कहाँ पर? अलग अलग मल्टीपल वर्टिब्रा में। मोस्ट कॉमन थिंग पॉट्स डिसीज क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है। किसका? बोन्स का। नेक्स्ट वन इज रैप्डोमायोसार्कोमा इन चिल्ड्रन ओरिजिनेट्स इन। तो रैप्डोसार्कोमा बच्चों में ओरिजिनेट होगा कहाँ से? सेरिब्रम से, किडनी से, स्ट्रिएटेड मसल से या फिर टेंडन से। तो यहाँ पर जो रैप्डोसार्कोमा है बच्चों में कहाँ से ओरिजिनेट होगा? स्ट्रिएटेड मसल से, जो कि ये क्या है? प्रिमिटिव पीडियाट्रिक मैलिग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। तो ये कहाँ पर होगा? प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स से अफेक्ट होता हुआ स्ट्रिएटेड मसल्स को अफेक्ट करेगा, और जो कि जनरली बच्चों में 6 साल तक की एज में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रायंट्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन है किसको इंडिकेट करेगा या फिर किसके लिए हम यूज़ करेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है किसके लिए यूज़ होगा? फीमर बोन के लिए। यदि फीमर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज़ किया जाएगा। यदि चिल्ड्रन कितने हों, वेट यदि पूछते हैं एग्जाम में, तो यदि बच्चा जिसकी एज 2 साल से ज़्यादा हो तभी हमें यूज़ करेंगे। लेस देन 2 ईयर ओल्ड और लाइटर चाइल्ड। तो यहाँ पर ये देखिए जो बच्चों में जनरली ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज बेस्ट पोजीशन फॉर अ क्लाइंट इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज। तो यदि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो कौन सी पोजीशन देंगे? नी चेस्ट, ट्रेंडलेनबर्ग, फॉलर्स या फिर लेटरल पोजीशन। तो यदि पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे? ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। यदि पेशेंट यहाँ पर कहा है द पेशेंट इज सुपाइन ऑन द टेबल विथ देयर हेड डिक्लाइंड बिलो देयर फीट। तो यहाँ पर ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या किया जाएगा? यदि हाइपोवॉल्यूमिया का पेशेंट है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का पेशेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पेशेंट का हेड डाउन करेंगे, लेग है जो अपसाइड जाएंगे, तो इसको क्या कहा गया? ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। कॉर्ड प्रोलैप्स होती है तब भी यही पोजीशन है जो दी जाएगी। यहाँ पर जो एक एंगल बनता है कितना बनेगा? 16 डिग्री का। नेक्स्ट वन इज कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए किया जाता है? हार्ट की, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टीम या फिर पॉन्स। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किया जाता है ब्रेन स्टीम के लिए। क्या है इसमें? क्या किया जाता है? ऑक्यूस्टिक नर्व को कोल्ड या फिर वार्म वाटर के थ्रू है जो ईयर कैनाल में भेजा जाएगा। कोल्ड भी होता है वाटर या फिर वार्म वाटर भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होते हैं वो हैं जो चेक किए जाएंगे, जिनको हम निस्टैग्मस कहेंगे। तो यहाँ पर जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा? ब्रेन स्टीम के लिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इन ट्रियाज येलो कलर इंडिकेट। तो ट्रियाज दैट मीन्स क्या होता है? इमरजेंसी। तो ट्रियाज का मतलब यहाँ पर इमरजेंसी, और येलो कलर किसके लिए यूज़ किया जाएगा? इमरजेंसी, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या फिर डेड पेशेंट के लिए। जो ट्रियाज है इसमें टोटल जो कलर कोड होते हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रियाज के कलर कोड के येलो कलर क्या इंडिकेट करेगा? इमरजेंसी।
लेवल फर्स्ट ब्लू कलर क्या होगा, रिससिटेशन। लेवल सेकंड रेड कलर होता है इमरजेंट। थर्ड वन इज द अर्जेंट और येलो कलर। फोर्थ वन इज द लेस अर्जेंट और फिफ्थ में क्या होगा, नॉन अर्जेंट, दैट मीन्स पेशेंट है जो डेड भी हो चुका है। नेक्स्ट वन इज A strategy commonly used to improve therapeutic communication skill is called। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को हम इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग, रेस्टेटिंग एंड क्लैरिफाइंग, वैलिडेटिंग या फिर प्रोसेस रिकॉर्डिंग। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल को हमें प्रॉपर इम्प्रूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्टिव लिसनिंग की। किसकी पड़ेगी, एक्टिव लिसनिंग की। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे इज। तो हमारी बॉडी एक दिन में कितना फ्लूइड है जो लॉस करेगी, वो भी स्किन से। कहाँ से, स्किन से हमारी बॉडी पर डे कितना फ्लूइड लॉस करेगी। ऑप्शन में 450 ml, 150 ml, 1500 ml या फिर 500 ml। तो ह्यूमन बॉडी स्किन से यदि बात की जा रही है तो पर डे 450 ml है जो फ्लूइड लॉस करेगी। कितना, 450 ml लॉस करेगी या फिर 0.5 ml फ्लूइड को लॉस करेगी। तो यहाँ पर यदि एग्जैक्ट रेंज पूछते हैं तो 450 ml। किडनी 1.5 लीटर करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से 0.4 लीटर होगा, जीआई ट्रैक्ट से 0.2 और स्किन से 0.45 ml। नेक्स्ट वन इज अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिसीजेस। तो पार्किंसंस के अर्ली साइन क्या हैं, रिजिडिटी, ट्रिमर, ब्रेडिकार्डिया या फिर अकाइनेसिया। तो पार्किंसन के एग्जाम में जनरली साइन आते हैं, तो पार्किंसंस का जो अर्ली साइन है सबसे पहले देखने को मिलेगा वो होगा ट्रिमर। आपके हाथ हैं जो कपाए हुए टाइप के रहेंगे, आपके हाथों में है जो उतना ज़्यादा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्विंगिंग है जो आपके हाथ इजीली होने लगेंगे। पार्किंसंस डिसीज़ क्या एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें जो नर्व सेल्स हैं अफेक्ट होंगी, जो कि यहाँ पर क्या कॉज करेंगी, जो साइन होंगे। और इसके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो होगा डोपामाइन। क्या होगा, डोपामाइन का लेवल इस पर क्या होगा, पार्किंसन में कम होगा। सफलिंग गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रिमर, सफलिंग गेट, स्टूप्ड पोस्चर एंड मास्क फेशियल एक्सप्रेशन। ये 4 कॉमन क्लिनिकल या फिर गोल्डन साइन है किसके, पार्किंसन के। स्टूप्ड पोस्चर, रिजिडिटी, मास्क लाइक फेस, सफलिंग गेट एंड ट्रिमर्स किसके कारण होगा, डोपामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लेटलेट इज अ प्रोड्रग। तो इनमें से कौन सी है जो कि एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग है, एस्प्रिन, डाइप्रामेडोल, टेक्लोपिडिन या फिर एबेक्सिमैब। तो कौन सी मेडिसिन है यहाँ पर जो कि क्या एंटी प्लेटलेट प्रो ग्रुप मेडिसिन है, सॉरी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है यहाँ पर। तो कौन सी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग, तो यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है वो है टाइक्लोपिडिन। क्या है, टाइक्लोपिडिन, जो कि ब्रांड नेम टिकलेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स होते हैं उनको है जो ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में जो क्या होगा एम्बुलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाएगी, जो कि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। यहाँ पर किस फैमिली की है, थियोनाप्राडाइन फैमिली की मेडिसिन है यहाँ पर टिक्लोपिडिन। नेक्स्ट वन इज अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन। अर्गोमेट्रिन है किसके लिए यूज़ की जाती है, पीपीएच के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। तो अर्गोमेट्रिन है जो यूज़ की जाती है पीपीएच को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जब पेशेंट को हार्ट डिसीज़, हाई बीपी हो तब हम अर्गोमेट्रिन क्या करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अर्गोमेट्रिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो क्या हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज, बहुत सारे हैं लेकिन मोस्ट कॉमन है यहाँ पर आपको 2 याद रखना है। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाएगा। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जनरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को यूज़ किया जाता है अलग अलग मेथड के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। डिसीज़ को कॉज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक जो फिनोमिना है वो क्या है, आइसबर्ग फिनोमिना। तो यहाँ पर फ्लोटिंग टिप क्या रिप्रेजेंट करेगी, लेटेंट केस, क्लिनिकल केस, अनडायग्नोस्ड केस या फिर नन ऑफ द अबव।
तो जो फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग की क्या रिप्रेजेंट करती है, करेगी क्लिनिकल केस को। ये देखिए फ्लोटिंग टिप है यहाँ पर, और एक क्या है जो तैर रही है, और दूसरा है बॉटम। यदि फ्लोटिंग टिप पूछता है तो क्या करेगा, क्लिनिकल केस जो कि दिख रहे हैं वो विजुअल केस, क्लिनिकल केस इसमें आएंगे फ्लोटिंग टिप में। अब यदि बॉटम में पूछते हैं तो असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जो इनविजिबल हैं, जो कि कैरियर्स हैं, वाहक हैं, अभी उनमें डिसीज़ नहीं है लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग, कांस्टेंट का मतलब एक जगह जाके रुक जाएगी, तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस किस एज में एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, 0 to 6 months, 1 to 5 year, 5 to 10 year या फिर 10 to 15 ईयर। तो आपने देखा होगा बच्चों में जनरली 0 to 6 मंथ में तो उनका आर्म मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है डे वाइज डे फैट डिपॉजिट होने के कारण। अब यहाँ पर कांस्टेंट किस एज में हो जाता है, इसके बाद दैट मीन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, तो होगा 1 से 5 साल की एज में। कब, 1 से 5 साल की एज में मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको नापने के लिए जो टेप यूज़ करते हैं MUSE, तो वो क्या है, साकिर टेप। इसमें 3 लाइन 3 कलर कोड रहेंगे, रेड दैट मीन्स बच्चा क्या सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन SAM की कंडीशन है, येलो दैट मीन्स मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, और ग्रीन दैट मीन्स बच्चा क्या है, फुली हेल्दी है। नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर दी जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, और यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम हो तब हम इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे बच्चे को, तब हम यदि एक आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बच्चे का वेट कितना हो 2 kg से भी कम हो तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको मैंडेटरी रखी जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड होना, किस रूट से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन इज What is the amount of solution should be for giving evacuant enema in adult? evacuant enema यदि हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, उसका पूरा रेक्टम खाली करवाना है, कितना अमाउंट देंगे सॉल्यूशन का, 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml या फिर 500 to 1000 ml। यदि evacuant enema देना है हमें किसी एडल्ट पेशेंट को तो कितना अमाउंट होगा सॉल्यूशन का, 500 से 1000 ml तक। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज, तो नाइट्रोग्लिसरीन किसके लिए दी जाती है, एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में चेस्ट पेन के को ट्रीट करने के लिए, फिर ड्रग ऑफ चॉइस हम कह सकते हैं, सबलिंगुअली दी जाती है। क्या साइड इफेक्ट होंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर या फिर हेडेक। तो कॉमन साइड इफेक्ट होंगे नाइट्रोग्लिसरीन के, वो क्या होंगे, हेडेक। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक वॉज कॉल्ड द ब्लैक डेथ इज, तो पहली महामारी जिसको हमने ब्लैक डेथ कहा था वो कौन थी, रेबीज, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कोविड-19। तो फर्स्ट महामारी रिकॉर्ड की गई थी ब्लैक डेथ के रूप में, वो कौन थी, वो थी प्लेग। क्या थी, प्लेग। नेक्स्ट वन इज एम्बुलाई ड्यू टू DVT गोज टू, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के थ्रू जो एम्बुलाई बनेगा वो कहाँ पर जाएगा, स्प्लीन में, लिवर में, लंग्स में या फिर ब्रेन में। तो जो एम्बुलाई डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण बनेगा, DVT के कारण बनेगा, ये फ्लोट होते हुए कहाँ पर पहुँचेगा, लंग्स में, क्या होगा, जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड डिस्पेसिया इज ड्यू टू, तो बॉन्ड डिस्पेसिया किसके कारण होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डेफिशिएंसी, फॉल्टी डेवलपमेंट या फिर फॉल्ट न्यूट्रिशन। बॉन्ड डिस्पेसिया होगा किसके कारण, ये होगा फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ न्यूनेट, तो न्यूनेट में कितना हीमोग्लोबिन होगा, 14 से 16 ग्राम %, 16 से 18 ग्राम %, 12 से 14 ग्राम % या फिर 10 से 12 ग्राम %। तो एक न्यूनेट की बात की जा रही है तो कितना होगा, 16 से 18 ग्राम % तक। नेक्स्ट वन इज पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री,
क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़े भारत कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था 2022 में ही इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। पढ़े भारत कैंपेन अलग है, तो यहाँ पर पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कब? 10 अप्रैल 2022 को। 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक के लिए 100 दिन का कैंपेन लॉन्च किया गया था पढ़े भारत। तो कब हुआ था? 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक का इसके लिए ड्यूरेशन रखा गया था। किसके लिए? 100 दिन तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो आ सकता है वो है नाटो, जो कि अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण आया था न्यूज़ में। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है इसका। लेकिन इसके जो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर ऐड किया गया है। और यूक्रेन और रूस का युद्ध भी इसी के कारण हुआ है कि यूक्रेन को क्या है, नाटो देशों में शामिल ना किया जाए। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री डोंट हैव द वीटो पावर? तो वीटो पावर मैंने आपको बहुत पहले समझाया था। तो यहाँ पर है कौन सा देश जिसके पास वीटो पावर नहीं है? चाइना, फ्रांस, रसिया या फिर यूक्रेन? तो अभी जो वीटो पावर है इसके टोटल परमानेंट मेंबर कितने हैं? जो सदस्य वो हैं रूस, यूएस, यूके, चाइना एंड फ्रांस क्या है परमानेंट मेंबर है। लेकिन यूक्रेन के पास मेंबरशिप नहीं है। क्या है? यूक्रेन के पास इसकी मेंबरशिप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि 7 से 8 प्रोग्राम जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो यहाँ पर देखेंगे हम, जो कि MCQ बेस्ड नहीं यहाँ पर पूरा उनको बताया गया है, क्योंकि इसी टाइप से एग्जाम में आपको आएंगे तो MCQ बेस्ड, लेकिन एक प्रोग्राम से 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक बनते हैं। इसलिए फर्स्ट है यहाँ पर RBS के प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फुल फॉर्म आता है, डेट पूछी जाती है, बेनिफिशियर्स पूछे जाते हैं और इसके 4D ग्रुप पूछे जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2013 में फरवरी 2013 में लॉन्च किया था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो एम रखा गया था, एक इसके लिए था जिसमें चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग, इनिशिएटिव, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज है जो इंक्लूड की गई थी। अब यहाँ पर जो सर्विसेज हैं कितनी टोटल 30 इसमें आइडेंटिफाइड हेल्थ कंडीशन इंक्लूड की गई थी, जिसका प्री ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अब जो 30 कंडीशन थी इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो इन चारों ग्रुप में टोटल 30 है जो इंक्लूड कर दी गई थी। तो वो क्या थी? डिफेक्ट एट बर्थ, ध्यान से देखिए RBS की लॉन्चिंग डेट, फुल फॉर्म, और जो यहाँ पर बेनिफिशियर्स उनको कौन से 4Ds हैं जो जिसमें टोटल 30 डिसीज़ हैं इंक्लूड की गई थी, 30 प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूड की गई थी। तो वो 4Ds क्या हैं? डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, चाइल्डहुड डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटीज़। तो वो कौन कौन सी हैं? तो ये रही यहाँ पर टोटल 4। डिफेक्ट एट बर्थ में क्या हो जाएंगे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्या होगा? NTD, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये सभी क्या है? फ्री, इनका स्क्रीनिंग की जाएगी, अर्ली इंटरवेंशन किया जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर आता है चाइल्डहुड डिसीज़, जो कि बचपन से ही डिसीज़ है, वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। डेफिशिएंसी का मतलब है जिनकी कमी के कारण जो प्रॉब्लम हुई है वो, डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटीज़ हैं वो, तो यहाँ पर क्या किए जाएंगे? ट्रीट किए जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष हमने कल ही पढ़ा है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो 8 प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं इंक्लूड की गई थी वो क्या थी? डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस B, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड रोटावायरस, डायरिया और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड? एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1898 में, 1985 में, 1999 में, फिर 1995 में। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1985 में। कब? 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था।
जो किसका पार्ट है, CSSM प्रोग्राम का। किसका है, CSSM प्रोग्राम किसी का पार्ट है, किसका, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। देन आफ्टर इसके बाद क्या आ गया था, NRHM 2005 में। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम जो कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन प्रोग्राम्स का, जो कि हम एक एक करके है जो अपकमिंग क्लासेस में भी पढ़ लेंगे यदि जो छूट जाते हैं कुछ। फर्स्ट है JSS के कार्यक्रम, एग्जाम में आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष का इंटेंसिफाइड और 2.0 पढ़ चुके हैं हम। फिर यहाँ पर तो अभी हमने RBS के भी पढ़ लिया है, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो पूरे हम यहीं पर आज ही देख लेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एग्जाम में आता है, जो कि जून 2011 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें प्रेग्नेंट मदर और सिक इन्फेंट्स हैं उनकी फ्री है जो केयर करवाई जाएगी, किसमें, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। फिर है यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर से ही आप समझ सकते हैं जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है 10 साल से लेकर 19 साल तक के एज ग्रुप इसमें कवर किए जाएंगे। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को इसके लिए लॉन्च किया गया था। फिर जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी मैटरनल यूनिटल डेथ को कम करने के लिए। तो 12 अप्रैल 2005 को आई थी। इसका एम था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना, जिससे मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। लोगो याद रखें आप, फर्स्ट ये जो लोगो है किसका, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें मैटरनल के साथ साथ न्यूनेटल डेथ पर भी फोकस किया गया था। तो जून 2011 में आई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये जो PMSMA लॉन्च किया गया था 2016 में। इसमें क्या किया गया था, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब लॉन्च हुआ था, 2016 में। तो यहाँ पर महीने की हर 9 तारीख को, मंथ की हर 9 तारीख को है जो ANC विजिट करवाई जाएगी। ANC क्लिनिक है जो फिक्स्ड डे कौन था, महीने की 9 तारीख, एंटीनेटल चेकअप के लिए। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में। नेक्स्ट है मिशन परिवार विकास, तो मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया था 2016 में। जो भी 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया के, तो वहाँ पर ये लाया गया था। तो इनका एम रखा गया था कि 2025 तक जो फर्टिलिटी रेट है उसको हमें 2.1 तक लेके आना है। क्या करना है, फर्टिलिटी रेट को हमें कम करना है। एम रखा गया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू, डिलीवरी असिस्टेड सर्विसेज के थ्रू या फिर कमोडिटी के थ्रू हम क्या करें, जो जनता बढ़ रही है उसको कम करने की कोशिश करें। तो इसके लिए प्रोग्राम को लाया गया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। लाइमी डिसीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द, तो ह्यूमन में लाइमी डिसीज किसको थ्रू होगी, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट।